हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। तो आज हम लोग अपने चैप्टर थर्ड फिजिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर टू और फर्स्ट चैप्टर टू जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, और चैप्टर वन जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था वो हमने पढ़ लिया था। चैप्टर वन में जब जहाँ तक हम पढ़े थे उसमें चार्ज एक पॉइंट पे रुका रहता था। चैप्टर टू में हमने चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, इलेक्ट्रो वो पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, कैपेसिटेंस पढ़े थे। अब चैप्टर थ्री में चार्ज को कंटिन्यूसली फ्लो कराना है। चार्ज को क्या करना है? कंटिन्यूसली फ्लो कराना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आता है बनकर वह है करंट। क्या है? करंट, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम केवल आपको एक्सप्लेन करेंगे और बाकी आपको नोट्स हम डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज देंगे। तो करंट क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड में बोले, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। एक सेकंड में मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। यूनिट सेकंड में, कितने सेकंड में? यूनिट सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से, उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़े थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें इसको हम लोग डी क्यू बाई डी टी से लिखते हैं, या एक और टर्म यूज करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो और डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा टी, ये भी टर्म यूज करते हैं हम लोग। तो डेल्टा टी यानी जो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो लगभग जीरो की तरफ जा रहा है, यानी वो जीरो की ओर है, बहुत कम है, टाइम इंटरवल बहुत कम है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका नोट्स हम आपको दे देंगे, जिसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वेरीज विथ टाइम। देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो आई होता है, वह टाइम के साथ वेरी करता है, वेरिएबल होता है। टाइम चेंज होगा, करंट भी चेंज होगा। लेकिन सभी जो करंट होते हैं वह चेंजेबल जो होते हैं, क्या कहते हैं, अपरिवर्ती या वेरिएबल नहीं होते रहते हैं टाइम के साथ। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ऑलवेज टाइम के साथ जो है अनचेंजेबल नहीं हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं, करंट हम लोग पढ़ लिए। चूंकि इसके डायरेक्ट बाद ओम्स का लॉ इसमें लिखा गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक टॉपिक समझाते हैं। ये तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। इसका यूनिट जो होता है, यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है, कूलम्ब पर सेकेंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है। इसका आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन इसका क्या होगा? ए। डायमेंशन क्या होगा? ए होगा। फिर इसके बाद से हम अगर बात करें तो इसका इसको किससे मेजर करते हैं? तो इसके लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है अमीटर, और अमीटर को हमेशा कैसे जोड़ते हैं? सर्किट में। अमीटर को हमेशा सर्किट में जोड़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सर्किट है, ऐसे कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये बैटरी लगा हुआ है, तो अगर इसमें आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एमीटर जोड़ देना है ऐसे। तो ये हो गया अपना करंट के बारे में। अब थोड़ा हम लोग हाई लेवल का थोड़ा आगे बढ़े, तो एक थ्योरी है जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या कहता है।
तो ये कहता है कि एवरी सब्सटेंस, जितने सब्सटेंस होते हैं, एवरी सब्सटेंस, सभी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, जितने सब्सटेंस होते हैं, ऑल सब्सटेंस, ईच सब्सटेंस कह सकते हैं, ईच सब्सटेंस, प्रत्येक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे स्मॉल एटम से बना है, स्मॉल एटम से बना है। एवरी ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल एटम। और एटम में क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं क्लाउड के रूप में, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्लाउड के रूप में चक्कर लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू, अगर बात करें हम मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम। तो बीच में जो होता है, बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, मान लीजिए जो न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, वो जो है इस न्यूक्लियस से स्ट्रांगली क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इससे स्ट्रांगली क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या जुड़ा होगा। लेकिन जो दूर के हैं सब, जो बाहरी ऑर्बिट के हैं सब, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से जो है वीकली अट्रैक्ट होगा, बहुत कम, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है, तो इजीली इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं, और जितना एनर्जी लगता है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम रब करके या रेडिएशन यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रबी करें या टेम्परेचर से इसको हीट करें, रेडिएशन दें, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ही, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम से निकल जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू, जैसे एटम कोलाइड करते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है और वही हीट इसको आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो किसी एटम में, किसी मेटल की बात कर रहे हैं, अगर किसी मेटल में बात कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इन सेंस ऑफ फिजिक्स। अब देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, उसके क्रिस्टल में मूव करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर मीटर क्यूब में, पर मीटर क्यूब में अगर बात करें, अगर इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक हो किसी मेटल का, तो इसमें लगभग आपकी बात करें तो 10 के पावर 29, 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा है ये। 10 के पावर 29 यानी 1/29 अरबों खरबों से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, मेटल को गुड कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, कुछ लिक्विड्स की बात करें, और जनरली गैस नहीं करते हैं, बट कुछ कंडीशन लगा कि गैस में भी आयनाइज कर जा सकता है। तो मेटल में जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और लिक्विड में और गैस में जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या बताया कि जो ईच सब्सटेंस होते हैं स्मॉल एटम से बने होते हैं, और एटम में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब जो पास के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, बहुत मजबूती से बंधे होंगे, लेकिन जो दूर के इलेक्ट्रॉन हैं वो वीकली अट्रैक्ट होंगे इससे। तो अगर थोड़ी सी भी एनर्जी पा रहे हैं तो ये बाहर हो सकते हैं। जैसे ही बाहर होंगे तो इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं,
और एक अगर 1 मीटर क्यूब इसका अगर वॉल्यूम है तो लगभग उसमें 10⁻29 ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लिक्विड में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अब हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक हमारा ओम्स लॉ की। इसकी ओम्स लॉ। अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें एक जनरल, हम अगर बात करें, मान लीजिए अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट, तो इस वाटर ड्रॉपलेट को अगर आपको यहाँ पे मूव कराना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ करना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। या हम अगर बात करें प्रेशर लगा दें इस पे, प्रेशर जैसे अगर स्लोप हो जाए, यहाँ पे अगर रखे हैं, जैसे ये रखे हैं, ऐसे रखे हैं तो ये जा नहीं रहा, लेकिन स्लोप कर दिए तो चल गया। अगर ये वाटर ड्रॉपलेट सी हो, अगर ऐसे रखे हैं तो ये नहीं चल रहा, लेकिन ऐसे कर दिए चलने लगा। इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिला जिससे कि ये यहाँ से यहाँ जाए। उसी प्रकार जब कोई चार्ज होता है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है तो पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए? पोटेंशियल। वर्क डन जो लगेगा उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो अगर इसके बीच पोटेंशियल लगा रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब जैसे ही चार्ज चलने लगा तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, करंट। तो करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ है? करंट प्रोड्यूस इसके वजह से हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये आपको मालूम होना चाहिए, करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो यही है कि सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इसका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन, मीनिंग देख लीजिएगा, ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने सबसे पहले ये दिया था, इसको इससे कनेक्ट किया था 1828 में। इस साल 1828 में सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके मध्य एक रिलेशन दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा था? अगर कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है ये, और अगर इसकी फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज रह रही है, यानी इसका प्रेशर, इस पे प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, इसका टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं, तो इसके जो इंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर, तो इसमें इस पोटेंशियल लगा दिए, मान लीजिए पोटेंशियल, तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? पोटेंशियल की वजह से। तो पोटेंशियल जो होगा इन दोनों के बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो ये तभी होगा अगर इसका फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। तो if the physical condition of conductor like pressure, temperature remains unchanged, then the potential difference across the ends of conductor, दोनों के ends के बीच का जो potential difference होगा is directly proportional to the amount of current, amount of current नहीं बोलेंगे, current flowing in the conductor। तो यहाँ से इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है आर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर, जिसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो बाद में देखा गया कि जो रेजिस्टेंस है वह किस पे डिपेंड करता है? तो वह डिपेंड करता है लेंथ, किस पे? लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। फिर देखा गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। और तीसरा जो है नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। होता क्या है रेजिस्टेंस? एबिलिटी टू अपोज द करंट, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, the property of conductor by which it opposes
द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को जो अपोज करता है, चार्ज के फ्लो को जो अपोज करता है, उसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इसे आर से लिखते हैं। और आर किस पे डिपेंड कर रहा है? यल पे। आर किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/एरिया पर। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो एक इक्वेशन आता है आर प्रोपोर्शनल टू L/A। यहाँ से आता है आर इजकल टू रो L/A, जहाँ पे रो जो है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जो रो है वह जो है न लेंथ पे डिपेंड करता है और न एरिया पे डिपेंड करता है, वह केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है। तो इतनी चीज़ों को आप एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले ओम्स ने बताया था, इसके मैथमेटिकली रिलेट किया था पोटेंशियल डिफरेंस को करंट प्रोड्यूस से। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ करंट लाइक टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर नहीं बढ़ाना है आपको किसी कंडक्टर का, वैसे टेम्परेचर पे ही जोर दिया जाए, टेम्परेचर नहीं चेंज करना है। तो जो इसके इंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें फॉलो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर यहाँ से प्रोबेबिलिटी कांटेस्ट रेजिस्टेंस आया, और रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऐसा प्रॉपर्टी जो चार्ज को अपोज करते, चार्ज को फ्लो ना होने दे, अपोज करे। तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो इससे ये इक्वेशन आया आर इक्वल टू L/A। रो जो है रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसे, और ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है केवल। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। इसका भी आप लोग एक PDF के फॉर्म में हम आपको दे देंगे, बट आप अभी लोग ये इसका नोट्स देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस पर से अगर ग्राफ खींचते हैं V और I के बीच से एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। उसके बाद से फिर आगे बताएंगे ओमिक सर्किट क्या होता है। ऐसा सर्किट जो ओम्स के नियम का पालन करे। ओम्स का लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग पालन करेंगे। अभी जाएंगे आप सेमी कंडक्टर का नाम सुनेंगे, तो सेमी कंडक्टर ओम्स के नियम का पालन नहीं करता है। और भी कुछ डिवाइसेस हैं जो ओम्स के नियम का पालन नहीं करती हैं। आगे हम इसमें आपको मिल जाएगा, तो आगे मिलेगा वो, अभी हम नहीं बता रहे हैं। हाँ देखिए, ओम लिमिटेशन है ओम्स का लॉ। तो सबसे पहला है कि ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ, ये फंडामेंटल लॉ नहीं है और कम करंट तक ही लागू होता है। जैसे करंट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ये चीज टू I²RT होता है। करंट बढ़ेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस हुआ तो फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई, जब फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई तो फिर ओम्स का लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो कम करंट के लिए तो सही है, लेकिन जैसे ज्यादा करंट होता है तो फिर ओम्स लॉ नहीं अप्लाई होता है। फिर दूसरा है कुछ कंपाउंड्स के लिए, कुछ जैसे कि वो नॉन लीनियर है। फिर ये देखिए, तो ये सब आगे की चीजें हैं, अभी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो हम जा रहे हैं आपको बताने, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, आर का डायमेंशन भी लिख लीजिएगा आप लोग। आर का डायमेंशन होता है ML2 T पे -3 और A पे -2, और इसका यूनिट होता है ओम। इसका यूनिट क्या होता है? ओम। इसे ऐसे बनाते हैं, या एक और इसका यूनिट लिख सकते हैं हम लोग, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर ये होता है। तो चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस पे एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में फिक्स से मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल मिले, चाहे इसका डेरिवेशन मिले, चाहे कुछ भी मिले, लेकिन मिलना तय है। तो होता क्या है, पहले इसको समझिए। मान लीजिए ये कोई मेटल का वायर है, इसको हमने थोड़ा बढ़िया से बना लिया, कोई कंडक्टर बना लिया, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही हमने इसको एक बैटरी जोड़ा तो इसके इंड्स के बीच एक पोटेंशियल सेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेट हो गया इसका। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ तो जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इसके क्या थे सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वे हाई पोटेंशियल की ओर क्या करने लगे, मूव करने लगे। हाई पोटेंशियल की ओर एक
मिनिमम मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने लगे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो जो मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं सब, वही मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब किसी कंडक्टर को या मेटल के वायर को हम बैटरी जोड़ते हैं तो उसके एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंशिएट होता है, जिससे उसके फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वह हाई पोटेंशियल की ओर मूव करने लगते हैं एक मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इसी को हम लोग, जो मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और जिसे हम लोग VD से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, VD से। और ये बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। अब देखिए इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग। इट इज द मिनिमम एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी। देख लीजिए इसका डिफिनेशन। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हमने इसके बैटरी लगाया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे तो एक एवरेज वेलोसिटी के साथ, मिनिमम एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, जो कि लगभग 10⁻³ या 10⁻⁴ के ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब इसका एक्सप्रेशन, इसका जो फार्मूला है वो हम लोग डिराइव करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका हम लोग लिख देते हैं हेडिंग एक्सप्रेशन। इसका जो इक्वेशन आता है उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। देखिए, इन ए मेटालिक कंडक्टर, एक कंडक्टर में जो एटम्स होते हैं, जो अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है, मान लीजिए ये मेटल का कंडक्टर है, तो जो इसके एटम्स होते हैं, जो इसके एटम्स होंगे, जो इसमें एटम्स होंगे, वह डिफिनिट ऑर्डर में क्या होंगे, अरेंज होंगे, डिफिनिट ऑर्डर में। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही लार्ज होता है। अभी बताएं आपको 10⁻28 ऑर्डर का होता है, यानी एक एकांक वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो मेटल होता है, मेटालिक कोई प्लेट है, तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक निश्चित ऑर्डर में होते हैं, और जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि एक यूनिट में वॉल्यूम में, 1 मीटर की वॉल्यूम में लगभग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10⁻28 ऑर्डर के, यानी बहुत ज्यादा है सब। अभी ज्यादा हैं सब, तो ये जो होते हैं सब बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं सब। रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वेरी हाई वेलोसिटी के साथ, बहुत ज्यादा मतलब हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं सब। हाई वेलोसिटी मतलब कह सकते हैं 10⁵ मीटर पर सेकेंड के साथ। लेकिन जो ये हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं सब, ये रैंडमली होता है। रैंडमली, रैंडमली का मतलब, मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं, अभी इसका फिगर बना रहे हैं, मान लीजिए ये मेटालिक कंडक्टर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं सब, मान लीजिए। अब ये सब रैंडमली, कोई इधर चल रहा है तो कोई, कोई इधर चल रहा है तो 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 इधर चल रहा है, मतलब ऐसे ही रैंडमली जिधर मन करे उधर, बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ, लगभग इतने ऑर्डर के वेलोसिटी के साथ ये क्या करते हैं सब, मूव करते हैं सब। लेकिन जैसे ही इनका हम एवरेज निकालते हैं सबका, अगर हम सबका एवरेज निकालें, अच्छा इस जो वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं सब, उसे हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। तो जो थर्मल वेलोसिटी निकलेगी उन सबका एवरेज से निकलेगी। मान लीजिए इसमें हजारों एटम्स हैं सब, तो इसकी वेलोसिटी V1 से लिख दे रहे हैं, इसके V2 से लिख दे रहे हैं। मान लीजिए n एटम है तो Vn हो गया, और नंबर ऑफ एटम से या इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये अल्टीमेट हमारा क्या आता है इसका,
रिजल्ट, इसका रिजल्ट अल्टीमेट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये हो गया। जहाँ पे V1 जो है, V1 V2 और Vn क्या है सब, ये सब है सब थर्मल वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। इसका है मान लीजिए V1, इसका V2 है, इसी तरह एक एक करके सबका है। तो ये V1 V2 V3 जो है, ये सब है सब इंडिविजुअल इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि रूम टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं सब, और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं सब। यानी एक्चुअली में वो मूव नहीं करते हैं सब। जब मूव नहीं करेंगे सब तो कंडक्ट नहीं करते हैं सब, तो कहाँ तार में कंडक्ट होता है। लेकिन अब क्या करना है, अब इसको हमको कनेक्ट करना है बैटरी से। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। मान लीजिए एक बैटरी हमने लगा दिया, पॉजिटिव टू माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे सब पहले, तो सबसे पहले इसके अंदर मेटालिक प्लेट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, E इक्वल टू V/L, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसके हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वह एक क्या कहते हैं, चार्ज कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे सर, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, F/Q। तो ये Q के जगह पर अगर हम स्मॉल e रख दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, E कैपिटल E। चूंकि फोर्स मान लीजिए इधर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसका जो फोर्स और इसके बीच का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, वो दोनों दूसरे के अपोजिट है सर, अपोजिट टू फील्ड E। जो फोर्स लग रहा है वह उल्टा दिशा में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको एक कनेक्ट किया बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लग रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है इतना। ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इतना तक आपको समझ आया, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक्सेलरेट हो रहे हैं सब, चल आने की कोशिश कर रहे हैं सब। तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है F/m। तो एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो F की वैल्यू अभी यहाँ देखिए कितना है, माइनस में E कैपिटल E, माइनस में E कैपिटल E अपान में m। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, यानी इतने एक्सेलरेशन से वो जो है सब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अब क्या करने लगे, सब मूव करने लगे, सब के सब किधर मूव करने लगे, सब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अब इस एक्सेलरेशन की वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आ गया, जिस वेलोसिटी को ही हम लोग बोलते हैं, वो ड्रिफ्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट तो सबका एवरेज होता है। तो अगर हम अब इसके कारण ये एक फ्रेश मूवमेंट करता है, वो थर्मल वेलोसिटी छोड़ दीजिए, अब ये अपना एक मूवमेंट करेगा। तो मान लीजिए हम इस वाले की बात कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से, v इक्वल टू u प्लस AT से फ्रॉम। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए, अब देखिए जो कोलिजन होता है, अगर मान लीजिए इधर आ रहा है तो इसके बीच कोलिजन होता है, जितना समय लगता है, ठीक है, दो कोलिजन के बीच, उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। उसे लिखते हैं टाउ से, उसे किसे लिखते हैं, टाउ से। अभी आपको एक अलग टॉपिक हम पूरा बताएंगे रिलैक्सेशन टाइम का, बस याद कर लीजिए यहाँ पे उसी को रखना है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए तो ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा U1 और ये हो जाएगा A टाउ 1। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे सेम फोर्स लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे A1 नहीं लिखे हैं। अब हम बात करें उसी टाइप से V2 अगर की बात करेंगे तो A2 प्लस A टाउ 2 हो जाएगा, और V3 की बात करेंगे
इसी तरह तो वी एन जो हो जाएगा यू एन प्लस ए टाउ एन हो जाएगा। अब ये वाला फार्मूला में हम लोग जो थर्मल वाला जो निकाले थे इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वी थर्मल जो है वो क्या हो जाएगा, क्या था पहले, था आपका वी वन प्लस वी टू प्लस डॉट डॉट वी एन अपान में एन इक्वल टू 0। तो वी वन की वैल्यू हो गया यू एन प्लस ए टाउ एन प्लस यू टू प्लस ए टाउ टू प्लस डॉट 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 यू एन प्लस ए टाउ एन अपान में एन इक्वल टू 0। अब देखिए जितने यू वाले हैं सब उनको एक पास कर ले रहे हैं। तो u1 प्लस u2 प्लस un प्लस ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू प्लस ए टाउ वन बटा में n इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर ले रहे हैं हम लोग। क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट बाद हुआ है, ये थर्मल ना कहला के ये क्या कराएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। और इसकी वैल्यू अब 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका वीडी की वैल्यू हो गया। तो वीडी की वैल्यू हम लोग एक बार फिर से इसमें लिख दें। वीडी की वैल्यू कितना आया है, वीडी की वैल्यू आया है यू एन प्लस यू टू प्लस डॉट डॉट यू एन प्लस ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू प्लस डॉट 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 ए टाउ वन अपान में एन। दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को। तो दोनों इक्वेशन को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया यू एन प्लस यू टू प्लस डॉट डॉट यू एन बाई एन प्लस में ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू प्लस ए टाउ वन बटा में एन। तो इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन 1 से देखेंगे तो क्या है, 0 है। ये u1 था सब, u2 un, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये सब u है सब, इसको u कर लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू सबकी क्या हो गई, 0 हो गई। इस सब की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो वी डी इक्वल टू क्या हो गया, इसके जब लिख सकते हैं 0 और प्लस में इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो ये हो गया आपका टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट डॉट टाउ एन अपान में एन। अब ये सब क्या है, सब टाउ वाले एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कर सकते हैं। और इसके जब हम टाउ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टाउ। तो इसके जब हमने क्या लिख दिया, टाउ। तो वी डी इक्वल टू हो गया, ये तो खत्म हो गया, ए टाउ बाई एन, जहाँ पे टाउ जो है टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन। और एक मिनट रुकिए, ये एन भी हम कर दे रहे हैं इसी में, क्योंकि एवरेज निकालना है ना। तो एन भी इसी में हम लोग ले ले रहे हैं। तो इसको आप कलम नहीं मिल रहा है वो वाला, हाँ जी, इसको हम लोग कट कर दे रहे हैं। तो वी डी इक्वल टू हो गया ए, इस सब के जब हम लोग टाउ लेंगे, टाउ। अब ए की वैल्यू हम लोग फिक्स कर देंगे। ए की वैल्यू क्या निकाले हमने, इससे इससे। तो यहाँ पर हम लोग ए की जगह पे स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये जो इक्वेशन है यही हमारा कौन सा इक्वेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन है। ठीक है, तो एक बार और इसको हम समझा देते हैं, और फिर इससे भी बहुत टॉपिक्स हैं सर, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक बार और देख लीजिए शुरू से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, पहले डेफिनेशन। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं,
उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि अगर कोई मेटल है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाई पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं एक मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से, लगभग इतने ऑर्डर का। उसी मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका एक्सप्रेशन लिखाना था, तो जो हमारा मेटल होता है उसमें जो एटम्स होते हैं डिफिनिट ऑर्डर में होते हैं सब। अब उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही हाई होती है, लगभग इतना है। अब रूम टेम्परेचर पे इसकी जो वेलोसिटी है इंडिविजुअल की, एक एक की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10 के पावर 5, और रैंडमली मूव करते हैं सब। और इसका जब एवरेज हम निकालते हैं, एवरेज में थोड़ा याद रखिएगा U1 है, ये U2 है और ये UN है। तो जब एवरेज निकालते हैं तो अल्टीमेटली ये 0 आता है। कई किताबों में देखिएगा कैपिटल एन यूज किया गया यहाँ पर इसके जगह पे, और स्मॉल एन को कैपिटल N/L यूज किया जाता है। कई किताब में देख लीजिएगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ यूज किया गया, तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अब यहाँ V1 V2 Vn जो है इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटी है, लेकिन अल्टीमेट 0 आ रहा है। अब ये हो गया, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक्सीलरेट होने लगे, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा था, ये E=F/Q, क्योंकि जब इधर कितना फोर्स लग रहा था, तो इस फोर्स के कारण जब फोर्स होगा तो F=ma के द्वारा एक्सलेशन ही हो सकता है, होगा। तो ये एक्सलरेट होते हैं इधर, तो उस F=ma वाले फार्मूले से ही हमने एक्सलेशन निकाल लिया, F की वैल्यू ये रखकर, तो ये हो गया। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो V=U+AT होता है, जहां पर टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कोलिजन के बीच जो समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए इसमें हमने U की जब U1 और ये टाउ1, क्योंकि सब सेम एक्सलेट हो रहे थे, इसके कारण बैटरी सब पे सेम मतलब लगा रहा था, तो ये हमने ए को नहीं चेंज किया, तो V1 U1 ए टाउ1 सब हो गया। अब हमने इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो V1 V2 डॉट डॉट Vn/n, V1 के जगह रख दिए U1 AT1 और इसके जगह पर ये U1 U2 को एक पास कर लिए, बाकी सबको एक पास कर लिए। उसके बाद से हमने सेपरेट कर दिया दोनों इक्वेशन को, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से 0 हो गई और इसमें a कॉमन ले लिया, और T1 टाउ1 टाउ2 को हम लोग एवरेज टाउ लिख दिए। फिर हमने ये लिख के इसके जगह और ये की वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए इसका अगर आप देखेंगे नोट, अगर आपको चाहिए इसका, आप इसका नोट्स भी ले लीजिए, एकदम मस्त नोट्स दिया जाएगा आपको। देखिए इन ए मेटालिक कंडक्टर द एटम्स अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर एंड सब पूरा लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आप एक बार नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम बढ़िया नोट्स दिया जाएगा आपको। बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगली टॉपिक जो होगी हमारी वो रिलैक्सेशन टाइम और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन चीज़ों पे होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए।